अब हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स आर एरियाज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड hills on plains on the other. These coastal areas, such as Kerala, are known for a moderate climate, engaged in agriculture and plantation farming, mainly known for fishing, famous for widespread use of coconut, rice and fish, known for light clothes. जो कोस्टल प्लेन्स है हमारे, कोस्टल प्लेन्स हमारे वो होते हैं जो समुद्र के किनारे, जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। वहां पर सबसे पहले तो वहां का क्लाइमेट हमेशा स्टेबल मिलेगा आपको। कई बार ऐसा मिलता है कि ना तो वहां पर गर्मी होती है और ना ही ठंड होती है, वहां मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा आपको। वहां पर सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर है, प्लांटेशन फार्मिंग करते हैं वो लोग। वहां का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो जो फार्मिंग है वो फिशिंग है, वो मछली पालन जो है वो वहां पर ज्यादा करते हैं। फिशिंग फार्मिंग वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है। और उसके अलावा जो वहां पर कोकोनट है, राइस और फिश, ये ज्यादा चीजें वो लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ के लोग बहुत ही लाइट क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा वहां पर मॉडरेट रहता है। ना वहां पर टेम्परेचर बढ़ता है, ना ही वहां पर कम होता है। तो इसलिए वहां के लोग हमेशा फुल ईयर, जो पूरा साल है, वो एक ही तरह के लाइट क्लोथ्स पहनते हैं। उनको विंटर क्लोथ्स की जरूरत नहीं होती। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल फैक्टर्स एंड अदर कल्चर्स की, जो हमारे कल्चर को, हमारी डाइवर्सिटी को हिस्टोरिकल फैक्टर्स ने किस तरह से इफेक्ट किया है। अभी तो हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बारे में। पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज हैव बीन कमिंग टू इंडिया सिंस एंशियंट टाइम्स। हमारे देश में एंशियंट टाइम से ही बहुत से लोग आते हैं। इनफैक्ट हमारे देश के लोग बाहर भी जाते रहे हैं। सम केम एज कन्क्वेरर्स, सम एज ट्रेडर्स, सम जस्ट एज ट्रैवलर्स, एंड मैनी माइग्रेटेड फ्रॉम अदर रीजन टू अवॉइड इल ट्रीटमेंट, फैमिनीज एंड ड्रॉट्स। कुछ लोग तो यहाँ पर हम पर राज करने आए थे, कुछ लोग यहाँ पर व्यापार करने आए थे, और कुछ सिर्फ यहाँ पर सिर्फ घूमने आए थे, ट्रैवलर बनकर आए थे। और कुछ लोग यहाँ पर माइग्रेट होकर आ गए, क्योंकि वो जिस प्लेस पर रहते थे वहां पर उन लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, और वहां पर वेदर कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से उन लोगों ने उस जगह को छोड़कर यहाँ पर बसना शुरू कर दिया। इन फैक्टर्स ने भी हमारे कल्चर को, हमारी डाइवर्सिटी को इफेक्ट किया है, क्योंकि ये सब लोग हमारे देश में सेटल हो गए। और जब ये हमारे देश में सेटल हो गए तो इन्होंने अपने देश के कल्चर को हमारे देश के कल्चर के साथ मिक्स कर दिया। आपको पता है हमारे देश में जो इंडो आर्यंस थे, वो टर्की थे, वो बाहर से आए थे और वो फिर नॉर्थ इंडिया में सेटल हो गए, तो वो इंडो आर्यंस बन गए। मुगल्स भी हमारे देश में आए थे, जो अफगानिस्तान से आए थे। लेकिन जब ये हमारे देश में आए और हमारे देश के कल्चर के साथ इन्होंने अपना कल्चर मिक्स कर लिया, तो उससे हमारे जो डाइवर्सिटी है वो थोड़ी सी चेंज हुई। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और यहाँ पर सेटल हो गए, तो उन्होंने भी अपने कुछ कल्चर के जो ट्रेडिशंस थे, उनके जो अपना कल्चर था, कस्टम्स और रिचुअल्स थी, उन्होंने वो कुछ चीजें हमारे कल्चर के साथ मिक्स करके हमें भी दी। इसके अलावा जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, आप देखोगे हमारे देश में, आप कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हो, किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर जाते हो, तो वहां पर आप देखते हो कि आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसे भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से मिलकर बने होते हैं। जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग, इन विच अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड बाय मिक्सिंग द इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल्स। जो हमारा इंडियन टेक्सचर था, आर्किटेक्चर था, तो जो मुगल्स आए थे, इन्होंने अपने इस्लामिक आर्किटेक्चर को हमारे इंडियन आर्किटेक्चर में मिक्स कर कर एक न्यू इंटरमिक्सिंग करके एक न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप किया, जिसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता है। द मिक्सिंग ऑफ पीपल एंड कल्चर हैज लेड टू मेनी न्यू सोशल हैबिट्स, फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स, दस वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड लैंग्वेजेस। जिस तरह से हमारे देश में सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, लेकिन दूसरे देश के बहुत सारे लोग हमारे देश में आए, हमारे देश में उन्होंने रूल किया, अलग अलग डायनेस्टीज बनी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लैंग्वेजेस भी डिफरेंट डिफरेंट हो गई। एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में मिक्स कर कर उन्होंने तीसरी लैंग्वेज को डिराइव किया। जिस तरह से ना सिर्फ हमारे ट्रेडिशंस में बदलाव हुए, हमारे कस्टम्स में हुए, हमारी लैंग्वेजेस में भी, और इवन हमारे फूड हैबिट्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए। Now come to practice zone 3, question number 1. What is the difference between the geographical and historical factors of varied diversity? जो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, इन्होंने हमारी डाइवर्सिटी को किस तरह से डिफरेंशिएट किया और किस तरह से इन्होंने इंटरमिक्सिंग करके हमारे डाइवर्सिटी को एनहेंस किया, आपको उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द रीजन यू बिलोंग टू, गिव यू योर टेक ऑन द डाइवर्सिटी एविडेंट इन द सोसाइटी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है उस रीजन के बारे में कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो। उसके अलावा आपको अपनी सोसाइटी में कौन कौन से डाइवर्सिटी
जो हमारे देश में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, आपको अपनी सोसाइटी में कौन-कौन से डाइवर्सिटीज़ में चेंजेस देखने को मिले। अब हम बात करेंगे वी आर डिफरेंट येट यूनाइटेड एज़ वन नेशन। हमारे देश में आपको बहुत सारे अलग-अलग धर्म भी मिलेंगे, रिलिजन मिलेंगे, बहुत सारे अलग-अलग लैंग्वेजेज़ को बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, सबका अलग-अलग फूड स्टाइल होगा, सबके अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के साथ-साथ उनके ड्रेसिंग सेंस भी अलग होगा। कॉस्ट्यूम्स भी उनकी अलग होती हैं। इवन आप देखोगे उनके फेस्टिवल्स भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। एक स्टेट में हम लोग जिस तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से आप देखोगे तो दूसरे स्टेट में उसी फेस्टिवल को वो कुछ अलग ही स्टाइल से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनके अपने ट्रेडिशंस हैं, अपनी कस्टम्स हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे देश में आपको यूनिटी देखने को मिलेगी क्योंकि हमारा जो देश है, यहाँ पर आपको अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग तरह के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे। सबकी अलग-अलग आपको कांसेप्ट मिलेंगे। आप कभी भी आप ये नहीं देख पाओगे कि जो एक स्टेट है वो दूसरे स्टेट के जैसा बिल्कुल सिमिलर होगा। नहीं, हमारे देश में एक स्टेट का जो ट्रेडिशन है वो दूसरे स्टेट के ट्रेडिशन और कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। लेकिन इन सब डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप देखोगे हमारे देश में फिर भी यूनिटी है, एकता है। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भई हम अलग-अलग ट्रेडिशन को फ़ॉलो करने के बावजूद भी हम लोग एक साथ ना रह पाएँ। आप देखोगे हमारे देश में जितने भी रिलीजन के लोग हैं, वो आपस में एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिलकर रहते हैं, जो हमारे देश की यूनिटी है। इसलिए हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं। जो हमारे देश में अनेकता में एकता आई है, उसके पीछे क्या-क्या रीज़न्स थे? फर्स्ट था नेशनल मूवमेंट, जो हमारे देश में ब्रिटिशर्स जब आकर हमारे ऊपर राज करते थे, तो हमारे देश के सभी लोगों पर उन्होंने राज किया और उनका एक ही पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल कि वो हम लोगों में फूट डालने की कोशिश करते थे और फिर हम पर रूल करने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारे देश के सभी लोग जब एक साथ इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद उन लोगों ने सभी तरह के फ्रीडम मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिश रूल जो है उसको निकालने के लिए हमारा पूरा देश एक हो गया। जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट चलाया गया था, उसमें हमारे देश के सभी लोग, चाहे वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी कल्चर को फॉलो करने वाले थे, उन सभी ने एक साथ मिलकर, इकट्ठे होकर ब्रिटिश जो रूल हमारे देश में चल रहा था ब्रिटिशर्स, उनके खिलाफ वो खड़े हो गए और उनको हमारे देश से बाहर निकाल कर उन्होंने आज़ादी पाई। Even the symbols and songs used during the freedom struggle were inspired by unity, such as the national song, the national anthem, and the national flag. जो हमारे देश में आप देखोगे जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, सॉन्ग्स हैं, वो सब भी हमारे देश की यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो हमारा नेशनल सॉन्ग हो, नेशनल एंथम हो या फिर वो हमारा नेशनल फ्लैग हो. It is interesting to note that in spite of the diversities of race, color, language, and religions, we all are bound by the common cultural thread. That is why it is believed that India's diversity is a source of its strength and lends variety and beauty to it. The factors which weave the people of North and South, East and West in one thread is the feeling that we all belong to one nation, India. ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि भले ही हमारे देश में अलग-अलग कलर्स के, लैंग्वेज, रेसेस और रिलीजन के लोग हैं, अलग-अलग तरह के वो कल्चर्स को और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो ये डाइवर्सिटी है, वो हमारे देश की स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो हमारे देश की खूबसूरती को भी प्रेज़ेंट करता है। भले ही हमारे देश में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में अलग-अलग डायरेक्शंस में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक धागे में बंधे हुए हैं और वो सब सिर्फ एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं एंड द नेम ऑफ द नेशन इज इंडिया।